नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग की कीमत लोच के मापन की, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न विधियों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से मांग की कीमत लोच का मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट निकाला जा सकता है। जिसके अंतर्गत अब तक हमने एक नंबर पर बात की प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। दूसरे पर हमने बात की कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरी थी बिंदु लोच विधि। और चौथी थी चाप लोच विधि। इन सभी विधियों के माध्यम से मांग की कीमत लोच के मापन को हमने समझा और इनके अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी हमने हल किया। दोस्तों, आज एक नई विधि पर अपन चर्चा करेंगे, जो है औसत आगम व सीमांत आगम, AR व MR मेथड, जिसके माध्यम से मांग की कीमत लोच के मापन को समझेंगे। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के इस मेथड पर। सबसे पहले हम इसके माध्यम से जो सूत्र निर्माण है, सूत्र का डेरिवेशन देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत सूत्र बनता है, जिसके माध्यम से हम मांग की कीमत लोच का मापन कर पाएंगे। और साथ ही इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे कि अर्थशास्त्र विषय से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमसे इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के इस मेथड्स पर। सबसे पहले अपन बात करेंगे औसत आगम की, AR एवरेज रेवेन्यू की, जो कि बाजार के अंतर्गत, मार्केट के अंतर्गत कीमत रहती है। यानी AR को ही हम क्या कहेंगे, कीमत कहेंगे। चूँकि हम मार्केट को विस्तार से आगे आने वाली वीडियो पर चर्चा करेंगे, फ़िलहाल आप यही जानें कि जो औसत आगम होती है वही क्या होती है, कीमत होती है। और इसे ही हम मांग वक्र कहेंगे। एक फर्म के लिए मांग वक्र कौन सा होगा, AR वक्र। AR को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, टोटल रेवेन्यू, कुल आय में वस्तु की जो विक्रय मात्रा है उसका भाग देने पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। रही बात सीमांत आगम की, मार्जिनल रेवेन्यू की, तो ये वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर, विक्रय करने पर जो कुल आय में परिवर्तन होता है वही क्या होगी, सीमांत आगम होगी। क्योंकि सीमांत आगम है वो हमेशा, या सीमांत जो है हमेशा परिवर्तन को दर्शाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता की भी चर्चा की थी, जो कि कुल उपयोगिता के परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार हम MR सीमांत आगम को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। यहाँ डेल्टा है जो परिवर्तन को दर्शाता है। और अगर इसे अवकलन रूप में हम लिखना चाहेंगे तो अवकलन रूप में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, MR बराबर DTR अपॉन DQ। क्योंकि इस अवकलन रूप के अंतर्गत भी हम इस सीमांत आगम को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी परिवर्तन रूप को दर्शाता है। तो चलते हैं दोस्तों इसके सूत्र निर्माण की। चूँकि हम जानते हैं जो TR है, कुल आगम है, वो P इंटू Q, यानी कीमत को वस्तु की मात्रा यानी विक्रय मात्रा से गुणा कर दें, मल्टीपल कर दें, तो हमें कुल आय प्राप्त होती है। चूँकि MR अगर हम प्राप्त करें तो वो क्या होगा, TR का अवकलन करके, डिफरेंशियल करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात MR बराबर DTR अपॉन DQ, अर्थात Q के सापेक्ष इस TR का अगर हम अवकलन कर दें, टोटल रेवेन्यू का, कुल आय का अवकलन कर दें, तो हमें सीमांत आगम प्राप्त होगा। रही बात इस अवकलन की, तो इसके जो विभिन्न नियम हैं उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, जिसके माध्यम से हम अवकलन को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ MR बराबर हम यहाँ D, ये P इंटू Q हमने क्यों लिखा, क्योंकि TR बराबर क्या होता है, अभी हमने ऊपर बात की थी, TR बराबर होता है P इंटू Q। जैसे कोई पार्ले जी है, वो उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये है, और हमने 10 इकाइयाँ बेची, तो इसका मतलब हमारी कुल आय कितनी हुई, 5 इंटू 10 यानी कितनी हुई, 50। ठीक है, तो इस प्रकार TR बराबर हमने यहाँ क्या लिख दिया, P इंटू Q लिख दिया। अब हम यहाँ Q के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे, D करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखें कि यहाँ
P इंटू क्यू अर्थात गुणा नियम के माध्यम से यहाँ इसका अवकलन करेंगे। तो एम आर बराबर गुणा नियम होता क्या है उसकी थोड़ी सी मैं हल्की सी चर्चा कर दूंगा कि यहाँ ये दो पद हैं P इंटू क्यू, तो इसमें क्या होता है कि प्रथम पद को पहले ऐसा का ऐसा रख देंगे इंटू दूसरा जो पद है द्वितीय पद अर्थात यहाँ दूसरा पद कौन सा है, क्यू है, क्यू का क्या कर देंगे, क्यू का अवकलन कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस गुणा नियम में निशान कौन सा आएगा, प्लस का निशान आएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, पहली बार हमने क्या किया, प्रथम पद को ऐसा का ऐसा रख दिया था और किसका अवकलन कर दिया था, द्वितीय पद का। अब यहाँ क्या करेंगे कि द्वितीय पद को ऐसा का सेकंड जो है उसको ऐसा का ऐसा रख देंगे और प्रथम का यानी प्रथम कौन सा हुआ, P, तो P का यहाँ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि MR बराबर P को ऐसा का ऐसा रख दिया, ये ऊपर P है, इंटू डेल्टा ये डी क्यू अपॉन डी क्यू, यानी क्यू का क्यू के सापेक्ष ही क्या हो गया, अवकलन, क्योंकि द्वितीय पद क्या है, क्यू है। अभी हमने इसको अवकलन रूप में लिखा है, अवकलन किया नहीं है। प्लस गुणा नियम में किसका निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। अब दूसरा पद कौन सा है, यहाँ क्यू है, क्यू को ऐसा का ऐसा रख दिया और किसका अवकलन कर दिया, पी का, यानी डी पी अपॉन डी क्यू। ठीक है, क्योंकि इस पूरे समीकरण को हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, क्यू के सापेक्ष अवकलन करना। समझ गए होंगे आप कि प्रथम पद को ऐसा का ऐसा, इसके अंतर्गत द्वितीय पद का अवकलन, प्लस अब दूसरे पद को ऐसा का ऐसा और प्रथम का अवकलन करना है फर्स्ट का। ठीक है, एम आर बराबर पी, यहाँ क्या हुआ, किसी का उसी के सापेक्ष, यानी अगर अक्ष का अक्ष के सापेक्ष करेंगे या y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ क्या है, q का q के सापेक्ष, किसी भी संख्या का उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमेशा उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार इस dq अपॉन dq का मान क्या आया, 1 आया, और 1 को p से गुणा किया, मल्टीपल किया तो कितना आया, p आया। इस प्रकार आप समझ गए होंगे पहले का, प्लस यहाँ q और डी पी अपॉन डी क्यू, यहाँ इसको ऐसा का ऐसा रख दिया क्योंकि यहाँ इसके अंतर्गत अवकलन नहीं हो पाएगा। अब आगे अपन बात करें, इन दोनों में हमने P कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। लेकिन यहाँ हम इसके अंतर्गत P कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत यहाँ हमने क्या कर दिया, P अपॉन P लिख दिया। क्या लिख दिया, P अपॉन P लिख दिया। किसी भी संख्या में या किसी भी समीकरण में एक ही संख्या को दोनों तरफ रख दें, यानी P के स्थान पर मैं ये रखूँ 2/2 रख दूँ, 3/3 रख दूँ, तो उससे उसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ अपन बात करें तो P से P कैंसिल, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या कर दिया, अब ये समीकरण बन गया Q इंटू डी पी अपॉन डी क्यू इंटू P अपॉन P। अब ऊपर वाले P को हमने यहाँ कॉमन के बाहर रख दिया, तो ये नीचे क्या बचा, नीचे वाला P, अर्थात क्या बचा, यहाँ देखिए आप Q अपॉन P इंटू डी पी अपॉन डी क्यू, अर्थात ऊपर यहाँ हमने देखा P कॉमन लिया तो इसमें तो P आ गया बाहर, लेकिन इसमें P नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, P अपॉन P को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया, और हमने ये ऊपर वाला P कॉमन बाहर रख दिया तो नीचे वाला ये बच गया इस प्रकार से। तो यहाँ हमारे सामने ये स्थिति रही, ये वाली ये स्थिति आ गई। अब देखिए यहाँ P ये 1 है ही, प्लस अब देखिए यहाँ देखिए आप, हमने मांग की कीमत लोच के मापने का सूत्र देखा था। ये माइनस का निशान तो इनको केवल इसके डायरेक्शन को दर्शा रहा है, क्योंकि कीमत और क्वांटिटी वस्तु की मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार। यहाँ जो कि हमने सूत्र की पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि P अपॉन Q इंटू डी क्यू अपॉन डी पी, ये होते हैं मांग की कीमत लोच का सूत्र। अब हम इसको विलोम कर दें, 1 अपॉन EP कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, DP ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे चला जाएगा। इस आप समझ पा रहे होंगे यहाँ कि हमने क्या किया, इस सूत्र को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये 1 अपॉन EP हो गया, तो इस वाले भाग भी किए क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये वाला भाग ही ये है
बिल्कुल सेम एक जैसा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या रखेंगे, इसकी जगह कौन सा मान रख देंगे, 1/EP, और ये माइनस का निशान और शामिल कर देंगे क्योंकि ये प्लस में, तो इसलिए इस माइनस को इधर ले आएंगे, ये माइनस वाला निशान इसके अंतर्गत हम क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि Q/P इंटू dP/dQ की स्थान पर क्या मान रख दिया, 1/EP, और क्या माइनस का निशान इसके अंतर्गत हमने शामिल कर दिया। अब आगे अपन देखें यहाँ कि 1 प्लस ये वाला हमने ये रख दिया ये मान, क्योंकि ये 1 तो है ही, और इसके स्थान पर हमने 1/EP रख दिया। और ये रखा कहाँ से, इस आधार पर हमने अब यहाँ प्लस इंटू माइनस, ये माइनस रख दिया यहाँ। इस प्रकार हमारे सामने क्या आया, ये P कोष्टक 1 माइनस 1/EP आया। ठीक है, अब P को इसके अंदर वापस कर दिया शामिल, तो P इंटू 1 ये P हो गया, और P को इससे मल्टीपल किया, गुणा किया, तो ये क्या हो गया, P/EP आ गया, यानी P को इस कोष्टक के अंदर ले आए। तो ऐसी स्थिति हुई है हमारे सामने। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे सामने ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस P/EP को इस तरफ ले आएंगे और MR को इधर ले आएंगे। अब ये माइनस में है तो इधर आते ही किस में चला गया, प्लस में चला गया, और ये MR किस में है, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम किस में है, प्लस में, तो इधर आते ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। अर्थात हमने इसको तो बराबर के इस तरफ ले आए और MR को इस तरफ ले आए, ये स्थिति हो गई। अब यहाँ हमने क्या किया, ये P जो ऊपर है इसको इस तरफ ले आए, तो इस तरफ ले आए, ये ऊपर भाग में गुणा में है, और ये इस तरफ आते ही किस में चला जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी ये P को इस तरफ ले आएंगे हम बराबर की इस तरफ, तो ये P कहाँ आ गया, ये रहा, ऐसी स्थिति में। ठीक है, अब यहाँ हमारे सामने स्थिति उत्पन्न हुई 1/EP P माइनस MR, ये तो है ही, और ये P नीचे इस तरफ आ गया, ये यहाँ आ गया P। ठीक है, अब क्या करें, इसको हम उल्टा कर दें दोनों समीकरण को, तो इस EP को पलट दिया हमने, 1/EP था, इसको पलट दिया, तो इस वाली स्थिति को भी क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, पलट देंगे हम, तो ये P ऊपर चला गया, P/P माइनस MR। चूँकि हम जानते हैं जो कीमत है वो ही क्या है, AR है, अर्थात फर्म के लिए मांग वक्र कौन सा होगा, AR वक्र, जो यानी कीमत ही उसी को क्या कहेंगे, औसत आगम, AR। इसलिए हमने P के स्थान पर क्या लिख दिया, AR, यहाँ भी क्या लिख दिया, AR। तो हमारे सामने जो मेथड निकल कर आया है वो निकल कर आया है AR, ऊपर भी AR। दोस्तों बड़ा आसान सा है, ये प्रक्रिया आपको याद हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लास्ट का ये जो मेथड है, ये सूत्र है, वो याद रहना चाहिए। तो AR, और नीचे भी हमने क्या लिख दिया, AR, और माइनस क्या करना है, MR। ये हमारे सामने सूत्र निकल कर आया है, EP बराबर AR/AR माइनस MR। एक दो बार आप बोलोगे आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे सामने ये सूत्र निकल कर आया है। अब हमें ये देखना है कि इससे संबंधित हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उस पर अपन चर्चा और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जिसके अंतर्गत हमने ये पूछा गया है कि यदि सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो शून्य है, या इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि AR का मध्य पॉइंट, यानी जो AR है, जो फर्म के लिए मांग वक्र है, उसके मिड पॉइंट पर लोच क्या होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी, उस पर बात करें। तो यहाँ MR बराबर क्या दे रखा है, शून्य दे रखा है, और हमने अभी मेथड क्या निकाला है, AR/AR माइनस MR, और हमने यहाँ MR की जगह क्या रख दिया, शून्य रख दिया। अब AR में से शून्य घटाएंगे तो AR ही बचेगा, किसी भी संख्या को शून्य से घटाएंगे वही मान बचेगा, और AR/AR, और क्या निकल कर आया है, एक, किसी संख्या का उसी संख्या में हम भाग देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने मान क्या निकल कर आएगा, 1। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सीमांत आय शून्य है, ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच हमें क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। यदि आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इसका उल्टा, यदि मांग की कीमत लोच 1 है
तो एम आर क्या होगा, तो यहाँ हम देखेंगे एम आर क्या होगा, शून्य होगा। कैसे, क्योंकि ई पी बराबर क्या है, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, और ये कितना है, एक। क्योंकि अगर उल्टे तरीके से इसको पूछा जाए, यदि मांग की कीमत लोच एक है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए आर, यहाँ लोच हमने एक, इलास्टिसिटी एक रख दी, ए आर माइनस एम आर। अब इसको इस तरफ ले आएंगे इधर, तो क्या होगा, ए आर माइनस एम आर बराबर ए आर। ठीक है, अब ये ए आर इधर ले जाएंगे तो माइनस का ए आर, और ए आर में से ए आर घटाएंगे तो शून्य, अर्थात एम आर हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, शून्य निकल कर आएगा। इसको हम डायग्राम के अंतर्गत समझें तो हम देखें यहाँ कि ये ए आर वक्र है जो कि फ्रम के लिए मांग वक्र है, और ये है एम आर वक्र। यहाँ एम आर क्या है, शून्य है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब एम आर शून्य होता है तो वह पॉइंट जो ए आर का है वो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है। ठीक है, और हमने बिंदु लोच विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के माध्यम से समझा था कि उसके अंतर्गत हमने देखा नीचे का भाग अपॉन ऊपर का भाग, तो ये अगर मिड पॉइंट होगा तो ऐसी स्थिति में ये वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग बराबर होगा, और यहाँ लोच क्या निकल कर आएगी, इकाई के बराबर निकल कर आएगी। तो इस प्रकार आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। दूसरी स्थिति हम यहाँ देखें कि इस एम आर इससे ऊपर क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, और यहाँ इस पॉइंट पर एम आर क्या है, शून्य, और इसके नीचे की तरफ एम आर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एम आर पॉजिटिव हो, ऐसी स्थिति में लोच क्या होगी। चूँकि हम यहाँ पॉइंट कोई लें, हम यहाँ कोई पॉइंट एफ ले लें, तो बिंदु लोच विधि के माध्यम से क्या होगा, नीचे का भाग क्या हुआ, एफ डी प्राइम, और ऊपर वाला भाग क्या हुआ, डी एफ। तो यहाँ हम देखें ऊपर वाला भाग बड़ा है और नीचे वाला भाग छोटा है, यानी नीचे वाली संख्या छोटी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो इलास्टिसिटी आएगी वो इकाई से बड़ी आएगी, अर्थात अब यहाँ हम देखें कि जब सीमांत आगम धनात्मक होता है तब मांग की कीमत लोच है वो एक से अधिक होगी, और जब ये ऋणात्मक हो जाता है ऐसी स्थिति में ये नीचे वाला भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। और भी अपन प्रश्नों पर चलें, यदि औसत तथा सीमांत आय समान हो, यानी या तो इस प्रकार पूछा जा सकता है या ये दोनों इस प्रकार आपसे संख्या दी हो, ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि औसत तथा सीमांत आय दोनों समान हो तब लोच क्या होगी। तो ऐसी स्थिति पर अपन बात करें तो यहाँ देखें पहले डायग्राम के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम देखें यहीं ए आर और एम आर एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलें तो इस स्थिति में ए आर और एम आर क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इस डी पॉइंट पर नीचे का भाग क्या है, ये डी प्राइम है, डी प्राइम है, और ऊपर का भाग इस डी से पॉइंट आगे की तरफ कुछ नहीं है, यानी जीरो है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत होगा। क्या प्राप्त होगा, अनंत होगा। तो हम देखेंगे कि ए आर और एम आर स्थिति में यहाँ लोच क्या होगी, अनंत होगी, इलास्टिसिटी अनंत होगी। और हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के अंतर्गत जब आगे आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे, उस स्थिति में क्या होता है, ए आर बराबर एम आर इस प्रकार से होता है। और यहाँ भी लोच क्या होती है, इन्फिनिटिव, अनंत ही हमें प्राप्त होती है। अब मेथड पर चलते हैं, हम यहाँ चलते हैं तो हम देखें कि क्या है, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है ए आर बराबर एम आर, यानी ए आर के स्थान पर चाहे एम आर रख दो, चाहे एम आर के स्थान पर ए आर रख दो। तो हमने क्या किया, यहाँ एम आर के स्थान पर क्या रख दिया, ए आर रख दिया। क्यों, क्योंकि ए आर बराबर एम आर। अब हमने क्या किया, ए आर माइनस ए आर क्या होगा, जीरो। जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अनंत होगा। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि औसत तथा सीमांत, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू ए आर और एम आर एक दूसरे के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में लोच इलास्टिसिटी क्या प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होगी, अनंत प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति हम चलें यहाँ
अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ यदि MR ऋणात्मक है, यानी यहाँ हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बात की थी कि इस पॉइंट से नीचे की तरफ MR क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ हम देखें कोई ये स्थिति लेकर, और इस स्थिति के आधार पर इस पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें G पॉइंट पर, तो बिंदु लोच विधि के माध्यम से क्या होगा, नीचे का भाग क्या हुआ GD प्राइम, और ऊपर का भाग क्या हुआ DG। चूँकि हम देख पा रहे हैं ये DG बड़ा है, यानी नीचे वाला भाग बड़ा है, तो हम देखते हैं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दें, ऐसी स्थिति में मान इकाई से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब हम इस सूत्र के माध्यम से बात करें, यदि MR हमारे सामने क्या दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में देखें सूत्र क्या है, AR अपॉन AR माइनस MR। अब हमने इस MR क्या दे रखा है, माइनस MR ऋणात्मक दे रखा है, तो हमने यहाँ क्या मान रख दिया, माइनस का MR, या ऐसा देश कोई संख्या दे रखी हो तो -10, ठीक है। अब इसको देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ इसके अंतर्गत हम देखें कि ऊपर AR है, नीचे भी AR है, लेकिन AR में क्या शामिल है, MR। जैसे मान ले कि AR 2 है और नीचे भी 2 है, और MR मान ले कि 1 3 कुछ भी मान ले, चाहे 3 मान ले, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने क्या होगा कि ये नीचे वाला मान है वो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये किसी संख्या, बड़ी संख्या का भाग इसके अंतर्गत देंगे तो हमेशा मान इकाई से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जब MR क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तब इसका मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इकाई से यहाँ लोच क्या है, इलास्टिसिटी है, वो इकाई से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। आपके लिए एक प्रश्न है, यदि MR धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, ऐसी स्थिति में लोच क्या होगी, इसका आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब अवश्य देना है। दोस्तों, मैं कई बार अधिकांश इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्न पूछता हूं और आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो इसलिए आपसे सभी से गुजारिश है कि प्रश्नों का जवाब अवश्य देवें। एक प्रश्न और है हमारे सामने, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। यदि TR अधिकतम हो तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ लोच पूछी है, इलास्टिसिटी पूछी है, और हम आगे इसकी पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब मार्केट पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ TR अधिकतम होता है, कुल आय अधिकतम होती है, वहाँ MR क्या होता है, शून्य होता है। यानी हम इसको यूँ कहें कि MR शून्य हो, वहाँ कुल आय क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसलिए हम ये TR अधिकतम है, तो हमारे समझ में ये आया कि वहाँ MR क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ हम सूत्र देखें, AR अपॉन AR माइनस MR, और MR क्या है, शून्य है। क्यों, ये इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे, क्योंकि हमें पता है कि TR क्या है, अधिकतम है, और TR जहाँ अधिकतम होता है वहाँ MR क्या होती है, शून्य होती है। AR माइनस शून्य यानी AR, और AR में AR का भाग दिया तो हमारे सामने लोच क्या निकल कर आई, इकाई निकल कर आई। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और तालिका के माध्यम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि जिसकी हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। कोई भी एक मार्केट ले लें, जैसे यहाँ 10, 9, 8 इस प्रकार कीमत लें और यहाँ इसकी मात्राएं लें, तो एक स्थिति हमारे सामने ऐसी आएगी जिसके अंतर्गत MR हमारे सामने उस तालिका के अंतर्गत क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य जहाँ आएगा वहाँ हमने देखा कि लोच क्या आई, इकाई से बराबर आई, इकाई के बराबर आई। और इस शून्य से ऊपर यहाँ स्थिति ऐसी होगी कि MR क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने लोच है वो इकाई से क्या होगी, अधिक होगी, यानी लोचदार होगा। और शून्य से नीचे MR हमारे सामने क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमारे सामने लोच है वो इकाई से कम आएगी। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न, इस विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने AR और MR मेथड के द्वारा किस प्रकार से मांग की कीमत लोच का मापन किया जा सकता है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अंतर्गत दोस्तों, हमें ये मेथड, सूत्र ध्यान में रखना होगा, और इससे संबंधित ये विभिन्न प्रश्न हैं। अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा है जो अर्थशास्त्र से संबंधित है उसमें पूछे गए हैं, और संभावनाएं भी अधिकांशतः रहती है इन्हें पूछे जाने की। तो दोस्तों, 1-2 बार इनको आप सोल्व करना, बिल्कुल ये आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएंगे। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।